और फिर शुरू होता है आस्था का एक नया खेल। भाई साहब, इस कुत्ते की मार्केट वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। इसको तुरंत उसी मंदिर में जगह मिल जाती है, बकायदा गद्दा लगाया जाता है और लोग बाग अब इसकी भगवान जैसे पूजा शुरू कर दिए हैं। अब और जो यहाँ का मूल निवासी है उसको भगा करके गुजराती टाइप के लोगों को बनारस सौंपने की जिम्मेदारी है। यकीन है, अपने संविधान पे यकीन है। अब है हमें सरकार पे नहीं यकीन है। सरकार मैं कोशिश करूंगा आज के बाद ऐसी गलती दोबारा ना हो। मैं अपनी यूपी के बिजनौर जिले में रातों रात नहीं बल्कि दिन ही दिन में एक कुत्ते की किस्मत कैसे पलट जाती है, आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। हमारे देश में लोगों की आस्था को देखकर ऊपर से भगवान भी कहते होंगे कि भाई धरती पर इंसानों को हो क्या गया है। अभी ताजा वाकया है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का, जहां पर एक कुत्ता एक मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। अब भाई साहब, कोई आदमी इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर डाल देता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है। आसपास के लोगों को भी इस कुत्ते के बारे में, इस तेजस्वी कुत्ते के बारे में पता चलता है और फिर शुरू होता है आस्था का एक नया खेल। भाई साहब, इस कुत्ते की मार्केट वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। इसको तुरंत उसी मंदिर में जगह मिल जाती है, बकायदा गद्दा लगाया जाता है और लोग बाग अब इसकी भगवान जैसे पूजा शुरू कर दिए हैं। अब वीडियो में देख रहे होंगे किस तरीके से लोग उसके पैर छू रहे हैं। मंदिर के बाहर जो है दुकानें सज गई हैं, पूजा सामग्री मिलना शुरू हो गया, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार है। अरे भाई साहब, अभी कुछ ही दिन पहले जो है आप लोग इन्हीं कुत्तों को सड़क पर से भगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए और अचानक से एक कुत्ता हनुमान जी की मूर्ति घूम गया तो अब इसे भगवान मान लिए। इस देश में आस्था पर कुछ भी कहना एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन भाई साहब ये सब देख के जो है चुप भी नहीं रहा जाता यार। जिस देश में रेप और महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में भी रेप जैसी खबरें बहुत आती हैं, उसी देश में दिल्ली जैसे शहर में हनी सिंह ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया है जिससे काफ़ी बवाल मच गया है। आइए सुनते हैं इस स्टेटमेंट को। दिल्ली की ठंड, इसमें ना गाड़ी में लेने में बड़ा मजा आता है। इतनी ठंड में गाड़ी में सेक्स करो दिल्ली की ठंड में। यूज कॉन्डम्स गाइस, प्लीज प्ले सेफ। इस वायरल वीडियो पर अब सिंगर हनी सिंह अपनी सफाई दे रहे हैं और माफी भी मांग रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आप सबसे कुछ बात करने आया हूं। अभी सुबह से मेरा एक वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल किया जा रहा है एडिट करके, जो काफी लोगों को काफी आपत्तिजनक लग रहा है। मैं आपको उसकी पूरी कहानी बताना चाहता हूं। मैं ननकू और करुण के शो पे सिर्फ एक गेस्ट था और तकरीबन इस शो पे जाने से 2 दिन पहले ही मैं कुछ गायनेकोलॉजिस्ट और कुछ सेक्सोलॉजिस्ट के साथ मेरा लंच था, तो उनके साथ मेरा जिक्र चल रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बहुत पीड़ित है और ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है और बहुत लोग अनसेफ सेक्स कर रहे हैं। तो मैं जब इस शो पे गया, मैंने जब जेनजी ऑडियंस देखी तो मेरा सोच थी कि मैं एक जेनजी को उन्हीं की भाषा में एक मैसेज दे जाऊं कि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, कॉन्डम का इस्तेमाल करें। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ओटीटी की भाषा में, जिस तरह की आजकल ओटीटी और फिल्में जेनजी देख रहा है, उस भाषा में बात करूंगा तो इनको ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन वो भाषा कईयों को बहुत बुरी लगी। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं जिनको मेरी वो भाषा बुरी लगी। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था और इंसान एक गलतियों का पुतला है। जबान पे नियंत्रण रखूंगा जब मैं कोई बात बोलूंगा और किसको बोलूंगा और किस तरह बोलूंगा, और मेरे को इस चीज का ख्याल रहेगा कि ये बात एडिट होके एक गलत तरीके से भी वायरल की जा सकती है। सो बहरहाल आप सबसे माफी। आपका अपना यो हनी सिंह, इसी तरह प्यार देती रहिए। मैं कोशिश करूंगा आज के बाद ऐसी गलती दोबारा ना हो। मैं अपनी उनको हम अपने घर में लेके आए हैं, हम उनको वोट ना देते क्या वो हमारी काशी में आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। आज वो हम ही कोई हमारे घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? हमें ये बताइए आप। हम लोग महाकुंभ बिता दिए, यात्री उसी गली से आते थे, हम लोग से पूछते थे, हम लोग उनको रास्ता दिखाते थे। आज उन यात्रियों के लिए आप हमें अपने ही घर से बाहर निकाल रहे हैं। उनसे हमको यही सवाल पूछना है कि गली कब से चौड़ी होने लग गई? रोड चौड़ी होती थी, गली कब से चौड़ी होने लग गई? और वो गरीबों की मार्केट है। ये तो पूरी गरीबी, मतलब गरीबी तो हटाना दूर, ये गरीबों को ही हटा दी। मेरी माँ ऊपर बीमार है,
मैं नीचे आ रहा हूँ घबरा के, क्योंकि आज उनकी तोड़ने की तारीख थी सर। और अगर इन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया सर, तो समझिए संविधान को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि स्टे के बाद, ये स्टे के बाद वो मकान तोड़ेंगे, तो यानी संविधान का खून करेंगे। अगर जज साहब हाई कोर्ट के अगर मेरा आज ये सुन लेंगे तो मेरा घर बच जाएगा। मुझे अपने जज पे यकीन है, हाई कोर्ट पे यकीन है, अपने संविधान पे यकीन है। अब मुझे यही देखना है कि ये कितना सच उतरता है। हमें सरकार पे नहीं यकीन है, सरकार तो हमारे ऊपर जास्ती कर रही है। 2.5 महीने के बाद आए हैं घर तोड़ने, और मेरा ये फुल स्टे है। मैं जज महोदय से कह रहा हूँ कि स्टे के बाद अगर इसको तोड़ने की अगर धमकी दे रहे हैं मुझे, वो धमकी दे रहे सर सीधे सीधे। अधिकारियों ने मुझसे ये कहा है कि मैं नगर निगम के कागज को नहीं मानता। मैं जज महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो ये स्टे दिए हैं मुझे और ये अधिकारी इस बात को नहीं मान रहे हैं सर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नगर निगम का कागज है, नगर निगम की पक्की ये नकील है, इस पे लिखा है मौजा खास। रजिस्टर में नजुल संपत्ति ये दर्ज नहीं पाई जाती। आप प्लीज हम लोग के बारे में कुछ सोचिए सर। हम अभी रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हैं, मगर 13 एक्ट के तहत हमें भी देखा जाए, हमारे दुकानदारों को देखा जाए। मैं विकास के साथ हूँ सर। सीएम साहब ने जो हमें हलफनामा दिया है, मैं उसके तहत आज का आज अभी कभी यही का यही करना चाहिए। और अभी जो लोग हंस रहे हैं, अभी जो लोग हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, प्रस्तावित हुआ है कौन सा? हाँ, लौरा बीर से गिरजाघर। अब आना लौरा बीर से गिरजा तक खोजना कि कहाँ मुसलमान है। सारे हिंदू जिसने भी दिया है भाजपा को वोट, नरेंद्र मोदी को, मैं फिर आज कह रहा हूँ, मैं लगातार कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने जीवन का अपने खानदान का सबसे बड़ा पाप किया है। और सबके पेट में नरेंद्र मोदी के नाम का, विकास के नाम का चाकू घुपाएगा, सबकी अतड़ियां निकलेंगी। 100 और प्रस्तावित हुआ है, इंग्लिशिया लाइन से मैदागिन तक सब हिंदू हैं, सब जाएंगे, सब हिंदू मारे जा रहे हैं गुरु, सब सारे हिंदुओं को। और जो यहाँ का मूल निवासी है उसको भगा करके गुजराती टाइप के लोगों को बनारस सौंपने की जिम्मेदारी है। ये गुजराती लोग जो गुजरात में पैदा होंगे लेकिन व्यापार बनारस में करेंगे, और हम बनारसियों को चपरासी के दर्जे पे पानी भरने वाला गद्दीदारों के यहाँ जाओ, पानी भरो, साड़ी पलटो, हम चपरासी और नौकर हैं गुजरातियों के। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे नमस्कार साथियों, मैं राहुल दानकपुर, विधायक प्रत्याशी रोहतक विधानसभा। साथियों, जो मेरे पीछे आप ये 5 स्टार होटल देख रहे हैं, ये कोई 5 सितारा होटल नहीं है, ये आरएसएस का मुख्यालय है। आरएसएस के मुख्यालय ने बीते कुछ दिन पहले बीजेपी सरकार रेखा गुप्ता के साथ मिलकर 1500 साल पुराना हर श्रीनाथ मंदिर तोड़ने का काम किया। तोड़ने का कारण क्या था? आरएसएस को अपनी पार्किंग चाहिए थी। पार्किंग के चलते ये मंदिर कहने वाले आज ये मंदिर के दुश्मन हो गए। साथियों, आज हमने आरएसएस से मंदिर बचाओ हस्ताक्षर अभियान के तहत आम जनता ने हस्ताक्षर कर इस सरकार को और आरएसएस को अपना विरोध दर्ज कराया है। हमारी मांग है रेखा गुप्ता सरकार से जल्द से जल्द वो मंदिर की जमीन वापसी करे और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेलना बंद करे। धन्यवाद, जय हिंद। सरकार ने ऐलान किया है कि अब रेलवे स्टाफ बंद गला कोट नहीं पहनेंगे, क्योंकि यह ब्रिटिश जमाने की यूनिफॉर्म थी। हमारा जो ये बंद गले का सूट, काला सूट अंग्रेजों ने चालू किया था, आज से रेलवे में ये ड्रेस फॉर्मल ड्रेस नहीं रहेगी। अरे मेरे राजा, बंद गला अंग्रेजों ने चालू नहीं किया। ये मुगल राजपूत कल्चर के मिक्स होने पर 400 साल में इवॉल्व हुआ इंडियन ड्रेस है। मुगल काल में जामा और अंगरखा पहने जाते थे, जो ऊपर से बंद गला थे और नीचे से ओपन थे। लेकिन जब मुगलों और मारवाड़ के राठौड़ राजाओं के बीच में अलायंस हुए, तब राजपूत कल्चर मिक्स हो गई, इसलिए अंगरखा टाइट बनाए जाने लगे, जिनसे धीरे धीरे बना अचकन। लेकिन अचकन को पहनने से राजाओं को पोलो खेलने में दिक्कत आती थी, इसलिए जोधपुर के राजाओं ने अचकन को शॉर्ट कर दिया और ऐसे बना जोधपुरी सूट। आगे ब्रिटिशर्स के आने पर जोधपुर सूट में शोल्डर्स पर एपोलेट, कॉलर पर बैज और कमरबंद जैसी चीजें जोड़ी गई। लेकिन ये जोधपुर के राजा थे जिन्होंने जोधपुर सूट को यूरोप में फेमस किया। तो भाई, जोधपुर सूट कॉलोनियल नहीं है। इंटरेस्टिंगली, ये जो अश्विनी वैष्णव कॉलोनियल माइंडसेट की बात कर रहे हैं, इनका खुद का बेटा ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। बेटी तान्या वैष्णव ने ब्रिटेन से एमबीए की पढ़ाई की है। मतलब अपने बच्चे अंग्रेजी माइंडसेट के बनाने और हमें राष्ट्रवाद का चूरन चटाना है। जनरल डिब्बों की हालत सही कर ले, हमारे अपने करोड़ों लोग हर रोज जानवरों की तरह यात्रा करने को मजबूर हैं। तुम्हारे स्लीपर और एसी तक के डिब्बे गंदगी से अटे पड़े हैं। तुम्हारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पूरी दुनिया की सबसे रद्दी वेबसाइट है। लेकिन ये सब सही नहीं करना है, ये ड्रामे करने हैं। वाह मोदी जी वाह,
नफरत की आग जब फैलती है वो कभी भी किसी को भी निशाना बना सकती है। इसी मामले में आप देख सकते हैं, ये एक साधु हैं, इनकी मूंछ नहीं निकली है, दाढ़ी निकली थी तो भाई भीड़ ने घेर लिया, बोला कि भाई तुम साधु नहीं हो। इनको साबित करने के लिए अपनी धोती खोलनी पड़ी। ये तो दिन आ गए हैं देश के। भारत में 2014-2025 से के बीच में मूर्तियां बनाने पे जो खर्च हुआ है, चाहे स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, चाहे अन्य तरह की मूर्तियां हो, लगभग वो पैसा खर्च हुआ है 7700 करोड़ यानी 8000 करोड़ के आसपास। इतने पैसे में 8000 तो नहीं लेकिन 800 स्कूल बन सकते थे और उन सभी स्कूलों का नाम सरदार पटेल महाविद्यालय रखा जाता, तो मुझे लगता है सरदार पटेल को ज्यादा बेहतर से लोग जान पाते। और उसमें एक सब्जेक्ट ऐड किया जाता कि कैसे सरदार पटेल ने 546 रियासतों को एकजुट किया, द सब्जेक्ट ऑफ यूनिटी आप पढ़ाते तो लोग जान पाते, मगर इंटेंशन वो नहीं था। दूसरा, मंदिर निर्माण और मंदिर से जुड़े क्षेत्रों को विकास के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो लगभग 98,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ के आसपास है। अयोध्या मंदिर निर्माण में 3200 करोड़ रुपए लगे और मंदिर के साथ साथ अयोध्या का डेवलपमेंट हो इसलिए 85,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। कहाँ हुआ ये मुझे नहीं पता है, मगर सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है। यानी कितना पैसा हो गया? लगभग 1,07,000 करोड़। उसके बाद कुंभ मेले में लगभग 15 से 16,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। कुंभ में जाने वाले के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, जिसमें बहुत पैसा लगता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इससे बेहतर था कि आप ट्रेन फ्री कर देते। अगर आपको बहुत ही मूर्खता करनी थी तो आप ये भी कर सकते थे। 16-17,000 करोड़ खर्च हुआ यानी 1,25,000 करोड़ रुपए। भारत का एजुकेशन बजट इस पूरे पैसे से कम है और भारत का हेल्थ बजट भी इस पूरे पैसे से कम है। तो जब आप हेल्थ और एजुकेशन पर इन सब ढकोसलों से कम खर्च कर रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद कैसे करूं कि आप काम करेंगे? 85,000 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या को मैं इतने पैसे में एजुकेशन हब बना देता, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन हब। चाइना 150 करोड़ में ऐसा इंटरनेशनल स्कूल बना रहा है, जापान ऐसा इंटरनेशनल स्कूल बना रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल है, जहां बच्चे को 1 रुपया खर्च नहीं करना है, उसके घर से भी उसे सरकार उठा के लाएगी। और हम क्या बना रहे हैं? मंदिर जिसमें रहने वाले पुजारियों को पैसा सरकार दे रही, सैलरी, और लोग युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इंटेंशन का फर्क है नया, हमारी नीयत नहीं है काम करने की। हमारे देश के नेता पैदाइशी कामचोर हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसलिए इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।